जब आप और हम बैंक जाते हैं तो कई सवाल मन में उत्पन्न होते हैं, कई तकलीफ भी झेलनी पड़ती है और कई बार हम बैंक से जो अपेक्षाएं रखते हैं वो भी पूरी नहीं होती। बैंक में काम करने वाले लोग भी ये बहुत परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरी मान के चलिए कि वो बहुत आज़ादी से काम कर रहे हैं। हालात तो ये है कि अब बैंक कर्मी और बैंक ऑफिसर्स आत्महत्या करने पर भी सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हालांकि ये गलत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेस किसका है? क्या बैंकिंग सिस्टम प्रणाली में ऐसा कुछ आ गया जिससे बैंकर्स अपने आप को स्ट्रेस में महसूस कर रहे हैं, या जो विकास के काम सरकार के द्वारा जाना होने वाला है उसकी वजह से है? उन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ बैंक ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स एसोसिएशन एक तरीके से कहते हैं, उनको मान लीजिए जनरल सेक्रेटरी और ऑल इंडिया जो ऑफिसर्स एसोसिएशंस है उनके अध्यक्ष भी हैं। सरकार से भी वार्ता करते हैं और अपने जो एम्प्लॉय और अपने सहयोगियों की समस्या है वो भी दो चार रखते हैं। कल रांची राजधानी में इनका 19वां बैंक ऑफ इंडिया का जनरल मीटिंग होने वाला है। पहले तो सर ये इस मीटिंग में आप लोग किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्या होगा? देखा जाए, ये जो मीटिंग है हमारी 19वीं जो वार्षिक आम सभा है, ये हमारी संवैधानिक जिम्मेवारी है। जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत जहां हम रजिस्टर्ड हैं, हम हर साल हर इकाई की वार्षिक आम सभा करते हैं, जहां साल भर के क्रियाकलापों की विवेचना होती है। हमारे जो एक्सपेंसेज हैं उस पर चर्चा होती है, हमको जो सब्सक्रिप्शन मिलता है उस पर चर्चा होती है, और साथ ही साथ बेहतर ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर के और बेहतर ग्रामीण सुविधा उपलब्ध कराना, दुरूह ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर के बेहतर ग्रामीण सेवा उपलब्ध कराना, और साथ ही साथ ग्राहकों के साथ एक अच्छा समन्वय हो, बैंक में जो नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं उसकी उनको जानकारी देना, इन तमाम मुद्दों पे बात होगी। मतलब ये एक तरह से समग्र वार्ता है। लेकिन पे रिवीजन को भी लेकर कई अभी दिमाग में एम्प्लॉइज़ का चल रहा है कि हमारा लटका हुआ है। क्या उस मुद्दे को भी आप सरकार के समक्ष रखेंगे कि उसका निष्पादन जल्दी हो? वे सेटलमेंट में हमारी जैसे कि बैठक हुई है 31 तारीख को, अगली बैठक होने वाली है 12 तारीख को। तो इस बार सरकार वार्ता करने में कहीं कोई अवरोध पैदा नहीं कर रही है, और यह वार्ता प्रारंभ हो चुकी है समय से, और सरकार का ये कहना है कि हम समय से तमाम मुद्दों को लागू करेंगे। अतः हम किसी आंदोलन की बात अभी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि प्रतिदिन कुछ न कुछ इसमें प्रोग्रेस हो रहा है। और जहाँ स्टेलमेंट होगा, क्योंकि देखिए एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि बैंकों में जब हड़ताल होता है तो बाकी जगह के हड़ताल से काफ़ी फ़र्क है। हम जिस दिन हड़ताल करते हैं उसी महीने में हमारी सैलरी कटती है, जो बाकी जगह संभव नहीं है। इसके अलावा बाकी जगह ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा ग्राहकों को भी असुविधा होती है। तो जब तक हमको बाध्य नहीं किया जाता है, हम जनरली हड़ताल नहीं करते हैं, और अभी तक वैसी स्थिति नहीं आई है। सरकार से वार्ता चल रही है, IBA से वार्ता चल रही है, इसलिए हम वार्ता भी नहीं कर रहे हैं जिससे कि कोई गतिरोध पैदा होता हो। एक और बात आता है कि कई बार लोन से संबंधित कह रहे हैं कि सरकार, केंद्र सरकार कहती है कि हम प्रक्रियाओं को आसान बना रहे हैं। बैंक में लोग जाते हैं तो कहते हैं कि जटिलता उतना ही बरकरार है। दोनों परिस्थिति में बैंकों का NPA फिर भी बढ़ता जा रहा है और सरकार कह रही है काम हो रहा है। तो आम ग्राहक तो जो 10 लाख 20 लाख 50 लाख तक लेने वाला है, वो तो अपने आप को ठगा महसूस करता है कि उसको समझ में ही नहीं आता है कि सरकार सही बोल रही है या बैंक सही बोल रहा है। देखा जाए, बेसिकली बैंकों का काम क्या है कि आपका डिपॉजिट लेना और ज़रूरतमंदों को ऋण देना। चूँकि हम सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं तो हमारी कुछ सरकारी जिम्मेवारियां बनती है कि सरकार के जो स्कीम हैं, जो योजनाएं आती हैं, उसका हम अनुपालन करें, उसका क्रियान्वयन करें। अभी देखिए डायरेक्ट बेनिफिट जो है
वो सरकार जितने भी तरह की सब्सिडी देती है वो थ्रू बैंक देती है। तो बैंकों का बिजनेस बढ़ता चला गया और कर्मचारियों की संख्या घटते चली गई। साथ ही साथ बैंकिंग अब पहले जैसा नहीं रहा। ये हमारा देश ही एकमात्र ऐसा देश है इस पूरी दुनिया में जहाँ की इंश्योरेंस कंपनी बैंक चलाती है और बैंक के लोग इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेचते हैं। जबकि हमको विशुद्ध बैंकिंग करने की छूट मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए। हमको अपने ग्राहकों को सेवा देने की आज़ादी मिलनी चाहिए। वैसे काम जो नॉन प्रोडक्टिव हैं उसके लिए सरकार एक अलग विभाग की व्यवस्था करे, समुचित रिक्रूटमेंट करे, तो शायद इस फासले को बांटा जा सकता है। अभी तो मर्जर के बाद से बात चल रहा है कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए बैंकों में, कि भी सरकारी कर्मचारी और ऐसे भी पहले जब नौकरी लगती थी किसी सरकारी बैंकों में तो लोग मानते थे कि अच्छी नौकरी है, पर क्या वजह है कि आज बैंकर सबसे ज़्यादा मतलब आत्महत्या कर रहे हैं? देखिए, उसके पीछे जिम्मेवारी है कि जो अतिशय जो उन पर दबाव है, मानसिक दबाव जो होता है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन हम करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ ग्राहकों की संख्या ज़्यादा होगी, फुटफॉल ज़्यादा होगा और प्राइवेट बैंक में जो क्रीम जो ग्राहक हैं वो जाते हैं और उनको सर्विस मिलती है, वहाँ ग्राहकों की संख्या बहुत कम होती है। वहाँ क्वालिटी के लोग आते हैं, हमारे यहाँ क्वांटिटी के लोग आते हैं। रही बात प्रेशर की, तो मैंने आपको कहा कि बैंक के कई मल्टी फैसेट्स हो गए हैं। जो गैर ज़रूरी कार्य है वह भी हमको करना पड़ता है। आपने देखा होगा चुनाव में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों को लगा दिया जाता है। महीनों वो चुनाव के काम में रहते हैं, जनगणना, पशुगणना, मतगणना सब में सरकारी बैंक के कर्मचारी लगेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो ऋण दिया गया है उसकी गुणवत्ता बरकरार नहीं रहेगी। हम अगर उसमें समय से रिकवरी का कदम नहीं उठा पाएंगे तो अस्थियां खराब होंगी और एनपीए बढ़ेगा। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ रिकवरी मैकेनिज्म बहुत स्लो है। आप कोर्ट की स्थिति देख लीजिए, कोर्ट में निष्पादन होते होते काफ़ी वक्त बीत जाता है। तो आज आवश्यकता है एक स्ट्रिंजेंट रिकवरी पॉलिसी की, जिसके तहत अगर हमको ऋण देने का पावर है तो हमको पैसा वसूलने का भी कानूनी पावर मिलना चाहिए। कम से कम क्वासी जुडिशियल तो पावर हमको मिलना चाहिए। आज आप इनकम टैक्स देते हैं और इसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ आप पर पेनाल्टी इम्पोज कर सकते हैं। कुछ उस तरह का पावर तो बैंकों को देना पड़ेगा, तभी बैंक पैसा वसूल पाएंगी। दूसरी बात, अभी बहुत सारे जगह पे इलेक्शन होने वाला है, अपना लोकसभा का भी इलेक्शन होगा। कई बार लोन वेवर की बातें आई, पैसा आपका और सरकार के कहने पे हम लोन वेवर कर दिए। वो पैसा हमको वापस तो नहीं मिला क्योंकि सरकार ने बजट में प्रावधान नहीं किया हुआ है। अभी क्या सरकारें तो देती हैं बैंक का पैसा, अगर माफ करता है कोई ऋण, मान लीजिए कृषि ऋण ही माफ हुआ तो बैंकों को तो भरपाई करती है सरकार का? नहीं करती है। यही चीज़ हमको आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है। सरकार कहाँ से करेगी? वो पैसा आपका है, इनका है, और वही पैसा हम देते हैं। सरकार हमको कोई भरपाई नहीं करती है। आप बजट उठा करके देख लीजिए, उस बजट में कहीं कोई प्रोविज़न नहीं होता है कि लोन वेवर के लिए हम इतना पैसा प्रोवाइड करके रखें, और सरकार बजट के बाहर कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती है। तो ये मिथ है कि सरकार हमको पैसा देती है, सरकार हमको पैसा नहीं देती है। नंबर 2 कि जैसे ही इलेक्शन आता है लोग इस इंतज़ार में रहते हैं कि कोई ना कोई सरकार आएगी तो हमारा लोन माफ़ कर देगी, इसलिए बैंक का पैसा नहीं देना, तो फिर हमारा लोन खराब होता है। और आप जब अपना पैसा लेने आएंगे तो हमको आपको पैसा देना होगा। तो ये जो विषम जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का योगदान आर्थिक उन्नति में कितना ज़्यादा है आपने अभी देखा होगा। कल भी आंकड़े आए हैं जीडीपी के कि फाइनेंशियल सेक्टर को हमने कितना मजबूत करके रखा है, हमने कितना सपोर्ट दिया है। चाहे वह स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे स्टैंड अप इंडिया हो, एमएसएमई में ऋण हो, कृषि ऋण हो, एजुकेशनल लोन है। आप एक डाटा उठा करके देख लीजिए,
98% एजुकेशनल लोन सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने दिया है, मात्र 2% लोन प्राइवेट सेक्टर के बैंक ने दिया है। तो समाज के निर्माण में, एक शिक्षित समाज बनाने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का जो योगदान है उसको आप पैसे के मूल्य पर मूल्यांकन नहीं कर सकते। वो आपके राष्ट्र निर्माण के लिए, वो रोजगार सृजन के लिए वो अवसर प्रदान करता है। तो सरकार, प्राइवेटाइजेशन सरकार मालिक है, सरकार बोलती है हम बैंकों को प्राइवेट कर देंगे। आप कभी प्राइवेट बैंक में जाइए और उनके साथ बैंकिंग करिए। अगर आपका मिनिमम बैलेंस से कम हो गया तो पता चलेगा कि आपका कई गुना पैसा कट गया। एक व्यक्ति जिसका कि पर कैपिटा इनकम उससे भी कम है जितना कि वहाँ पे पेनाल्टी लगता है, तो सरकारी प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाएगा कैसे? तो उसको तो फिर बैंकिंग सेवा से ही वंचित किया जा रहा है। अतः सरकार की यह सोच इस देश के हित में नहीं है, इस देश की जनता के हित में नहीं है। हम सिर्फ अपनी बात नहीं करते हैं। हम राष्ट्रीयकृत बैंक हैं तो हम राष्ट्र का भी सोचते हैं। हम कभी भी, आप पिछले 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में एक भी सरकारी क्षेत्र के बैंक फेल नहीं हुए, बंद नहीं हुए। जबकि कितने प्राइवेट सेक्टर के बैंक बंद हो गया, कितने कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गया। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा है, हमारा ऐसा है कि हम मजबूत हैं। सरकार से हमारी गुजारिश होगी कि सरकार हमारे जड़ों को खोखला न करे, ताकि इस देश के गरीब जनता को बैंकिंग सेवाएं मिलती रहे। एक और है कि वर्किंग डेज 5 डेज़ का बनाने का, तो वो सरकार तो कहेगी ना कि हम रिसोर्सेज उतना कहाँ से लाएंगे। पहले ही कह रहे बैंक में एम्प्लॉय कम है, फिर वो सप्ताह में 5 ही दिन काम करेंगे, तो इसलिए सरकार तो कहेगी कि मैक्सिमम डे वर्किंग हो। तो वो डिमांड आप लोग को लगता है कि जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। देखिए, मैं उसमें आपको समझाता हूँ। डिजिटलाइजेशन में हमारे इस देश ने बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। अभी आप देखिएगा कि यूपीआई का ट्रांजैक्शन हमारा दुनिया में सबसे ज़्यादा शुरू हो गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब बैंकिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर ज़रूरी के लिए बैंक में आएँ। 5 डेज वीक करने से क्या होगा? एक कि एम्प्लॉइज़ का रिक्रिएशन होगा, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरी चीज़ कि आप छुट्टी के दिनों में या सैटरडे को बुला करके, जहाँ छुट्टी 2 सैटरडे है, आप वहाँ पर बुला करके क्या हासिल करेंगे? आप लेट तक बैठते हैं, आप रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है, खाने पीने में पैसा खर्च होता है। ये तमाम चीज़ें अंत में बचेंगी। और सरकार को जब पूरे विश्व में यह व्यवस्था लागू है, तो फिर हिंदुस्तान इससे इतर क्यों? ठीक है, कुछ आखिरी सवाल ले लेते हैं। आम ग्राहक जो बैंक में जाता है, पहले तो उसको मूलभूत सुविधा, जैसे पानी का भी कई बैंकों में सुविधा नहीं है, टॉयलेट का भी सुविधा नहीं है फ्रीक्वेंट रूप से, तो वो लोग तो देखते ही है। दूसरी बात, वो उनका कंप्लेन होता है कि हमारा जो डिपॉजिट या वो तो मिनिमम बैलेंस वाला एक लफड़ा अलग ही है। आप देखते होंगे, कॉमिक भी चलता है कि भाई सामने से गुजर जाने से आजकल बैंक पैसा काट ले। तो इन सब के इतर उनको समस्या है कि आपने प्रक्रियाओं को या लोन को इतना जटिल ऑलरेडी बना रखा है लेने का, कि उसमें जो रियल लाभुक होने चाहिए वो तो पहुंचते ही नहीं है। वैसे लाभुक पहुंचते हैं जो मतलब उनको वाकई में उतने गरीब नहीं होते। मान लीजिए एक रिक्शा पुलर या जिसका क्रेडिट स्कोर नहीं है, उनके लिए क्या सोच रही है बैंक? देखिए, आपने देखा होगा कि कोरोना पीरियड में हमने स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हज़ार रुपये ऋण दिए जब कोरोना पीरियड ख़त्म हुआ। तो दूसरी बात है कि हम इस ब्लेम को अपने ऊपर नहीं लेंगे और उसके लिए क्षमा याचना हम करते हैं आप लोगों से। हम सिर्फ अनुपालन करते हैं, हम नियम नहीं बनाते हैं। नियम तो सरकार बनाती है, मालिक तो सरकार है। सरकार जो नियम बनाती है हम उसका अनुपालन करते हैं। तो हम हडल क्रिएट नहीं करते हैं, ये हडल सरकार क्रिएट करती है। इसलिए कि हमको जो गाइडलाइंस सरकार के द्वारा मिलता है, आज आपको बता रहे हैं हम कि एनपीए इतने ज़्यादा बढ़ रही है, उसमें मोस्टली जो लोन है वो बड़े कॉरपोरेट हाउसेस का है। उनका ऋण सैंक्शन कहाँ से होता है? बैंक के बोर्ड से होता है। बैंक के बोर्ड में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं
उसमें आरबीआई के नॉमिनी होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के नॉमिनी होते हैं, गवर्नमेंट के नॉमिनी होते हैं, वो क्यों खामोश रहते हैं? और अगर वो खामोश रहते हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती? क्यों निचले तबके के बैंक अधिकारी को स्केपगोट बनाया जाता है और उनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है? तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को गौर करना पड़ेगा। आज करे कल करे, वरना बहुत देर हो जाएगी। और जब ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है, जब हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, तो उससे मैचिंग रिक्रूटमेंट तो चाहिए ना। ठीक है, एक आखिरी सवाल। सरकार हालांकि नहीं बता रही, हम चाह रहे हैं कि आप ही बता दीजिए, फेयर होके बताइए। बिल्कुल। जो अभी जनधन खाता खुला, तो उससे बैंकिंग हैबिट में कितना लोगों का परिवर्तन आया? और दूसरा, क्या उससे बैंक को भी लाभ हुआ, हम लोगों को भी लाभ हुआ, या बस एक एनपीए टाइप का कहानी रह गया उसका? देखा जाए, ये जो जनधन योजना जो प्रधानमंत्री की योजना थी, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन द इंटायर वर्ल्ड। आज जब आप डाटा को उठा के देखेंगे तो 50 करोड़ जनधन के खाते खुले और बहुत सारे वैसे लोगों के खाते खुले जिनकी कि बैंक में कोई खाता नहीं थी। आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा कि उसमें टोटल डिपॉजिट, एवरेज डिपॉजिट 2 लाख करोड़ है। तो 50 करोड़ अकाउंट में 2 लाख करोड़ डिपॉजिट है। ये एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज है बैंक के लिए कि उस फंड को रीडिप्लॉय करे और आम जनता के लिए कि उसका पैसा सुरक्षित है। अभी एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में आया कि आज भी 82% लोगों को अगर कहीं भी भरोसा है तो है सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर भरोसा है। वो आंख मूंद करके सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर भरोसा करते हैं बनिस्बत की निजी क्षेत्र के बैंकों को। इंश्योरेंस कंपनी में देखिए कि बहुत सारे आज प्लेयर्स हैं, लेकिन आज कोई आदमी किसी भी प्राइवेट कंपनी का प्रीमियम खरीदता, ये सर्टिफिकेट लेता है या पॉलिसी लेता है, तो आज भी जनरली लोग घर जाके बोलता है हम LIC खरीदे हैं। दैट इज़ ए ब्रांड नेम, दैट इज़ द सर्विस विच LIC हैज़ प्रोवाइडेड टू दिस नेशन। अभी हम पढ़ रहे थे कि सरकार बोली कि उनको भी कैपिटल नहीं देंगे, उनका भी प्राइवेटाइजेशन करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को मारना चाहते हैं, आपको अंडे से मतलब नहीं है। हमको और इस देश की जनता को सरकार की इस मंशा को ध्वस्त करना होगा और उसका विरोध करना होगा। शुक्रिया। आपके अपनी शिकायतें हो सकती हैं, बैंकरों के अपने, सरकार का अपना तर्क हो सकता है। सरकार को लगता है कि हर चीज़ प्राइवेट करने से उसमें क्वालिटी बढ़ेगा, जबकि ये बैंकर कह रहे हैं ये तथ्य नहीं है, ये आधा ज्ञान है, ये आधा सत्य है। पूरा सिस्टम ही डिपेंड है सरकारी पर। प्राइवेट में तो सिर्फ क्रीम पहुंच रहा है और उसी का प्रचार हो रहा है, जबकि जहां मांस पहुंच रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पता नहीं कि गवर्नमेंट आने वाले दिनों में सारे बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर देगी या हमारे बैंक कितने मजबूत होंगे, लेकिन सिर्फ इनकी समस्या नहीं है, क्योंकि आपके और हमारे भी पैसे बैंक में रहते हैं। तो इनके मुद्दे से आप भी खुद को एसोसिएट कीजिए और ज़रूरत पड़े तो अपनी बात भी रखें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in